गुड इवनिंग बच्चों। आ, हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस फॉलो कर रहे हैं बच्चों। और मैंने हिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों को दे दिया है, अपलोड कर दिया है। और अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। शायद चैप्टर नंबर 4 है। हाँ, चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कल मैंने इसका एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का आपको दिया। वो एक इंट्रोडक्शन था। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, जो भी मेरे चैनल को फॉलो करता है, वीडियोस को देखता है, जो भी कुछ भी उसको 1% भी अगर लाभ मिला हो तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। और मैं बहुत दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत कम समय में और बहुत छोटे से प्रयास में मुझे बहुत प्यार मिला आप लोगों का। बहुत सारे लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, है ना। तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और बच्चों, मैं ये वीडियोस, आप लोग सोचते होंगे सब लोग की वीडियो, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। बच्चों, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये वीडियोस मैं बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ चैप्टर, वो एक रिकॉर्ड के तौर पे हमेशा बना रहे, एक लाइफ टाइम हमेशा ये बना रहे, सर्कुलेट होता रहे। और मुझे दूसरी बात ये रहती है कि मैंने कुछ भी बताया वो लोगों तक गया, लोगों को, जो भी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ भी थोड़ा सा भी बेनिफिट मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस यही बात रहती है। इसीलिए दूसरा, जो कोविड-19 का जो समय बीता है, और बीता क्या है बच्चों, अभी भी खतरा है ही। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है इसका एक। तो मैं एज अ टीचर, हम लोग काफ़ी कुछ ऑनलाइन जुड़े, ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े। तो ये भी एक कारण है कि चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं और उसका एक वीडियो रहे बच्चों के पास, और बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से चीज़ों को देख लें, समझ लें। क्योंकि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लास जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोगों ने तो ऑफ़लाइन ऑनलाइन ये सब कुछ सुना भी नहीं था, लेकिन कोविड-19 बीमारी ने बता दिया, फ़र्क समझा दिया कि ऑफ़लाइन क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है। तो आगे कौन सी परिस्थितियां हों, कैसी परिस्थितियां आएँ, हम लोग तो भगवान से प्रे करेंगे कि अच्छी ही परिस्थिति आए। तो बच्चों, इसलिए मैंने वीडियोस ये बनाने शुरू कर दिए कि ये वीडियोस रहेंगे और हर सेशन में बच्चों के काम आएंगे। तो इसलिए मैंने ये शुरू कर दिया और आपको वीडियोस बना बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दिया। और कोई मेरे इसके पीछे कोई मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मंशा नहीं है। बस मुझे ये था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा बनी रहें और बच्चों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। और मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद दूंगा, जिसको कुछ भी मेरी बातें समझ में आई हो। बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक हमें समझना है वो आपकी स्क्रीन पे आपको अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। मतलब ये चैप्टर हम लोगों ने बात की थी कल इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, स्टेप बाय स्टेप वो कैसे काम करते हैं, कोई भी डिसीज़न कैसे लिया जाता है,
डिसीज़न लेने वाला कौन होता है, डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन होता है, और यदि डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसको रिज़ॉल्व करने वाला कौन होता है और वो रिज़ॉल्व होता कैसे है, रूट ग्रास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे होती हैं, ये समझाया गया बच्चों इस चैप्टर में। और पॉलिटिकल साइंस बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहले केस स्टडी को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, और उसके बाद कोई प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है, या फिर उसको समझा जाता है। मतलब पहले हम एक केस को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं किसी मामले को, और उसके बाद हम किसी ओपिनियन पे आते हैं, किसी आइडियोलॉजी पे आते हैं। तो बच्चों ये जो पैराग्राफ है इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, एक बड़ा नीतिगत फैसला कैसे लिया गया या लिया जाता है, एक केस से, एक केस स्टडी इसको करेंगे। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकार का आदेश। क्या, देखो ये बच्चों एक एग्जाम्पल है, फिर हम एग्जाम्पल से फिर हम थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है। ऑन अगस्त 13th 1990 the government of India issued an order. It was called an office memorandum. 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने एक आदेश पारित किया। इसे ऑफिस मेमोरेंडम, आधिकारिक भाषा में, ऑफिस की भाषा में इसको ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम इसे कहा जाता है। Like all government orders, it had a number and is known by that O.M.NO.36012 by 31 by 90 EST ब्रैकेट में SCT dated 13/8/1990। बच्चों ये जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर या कोई भी ऑफिस से, अगर कोई भी किसी भी ऑफिस से, एक रजिस्टर्ड गज़टेड ऑफिस से जब कोई ऑर्डर पास किया जाता है, रिटन आदेश, लिखित आदेश कोई किसी भी पेपर हेड पे जब निकाला जाता है, तो उसका एक डिस्पैच नंबर होता है बच्चों। उस ऑर्डर पे एक डिस्पैच नंबर डाला जाता है, उसका एक यूनिक डिस्पैच नंबर होता है, अलग, हर ऑर्डर का अपना एक अलग डिस्पैच नंबर होता है। तो ये जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है O.M.NO है ना, ये डिस्पैच नंबर, इसको डिस्पैच नंबर कहा जाता है। तो ये ऑर्डर नंबर जो है, ये ऑफिस ऑर्डर नंबर ये था, और 13/8/1990 को ये भारत सरकार के एक कार्यालय से जारी हुआ। कौन था करने वाला, जारी करने वाला, आगे लिखा हुआ है, द जॉइंट सेक्रेटरी, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed the order। और इस ऑर्डर को निकालने वाला जो अधिकारी था वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, जॉइंट सेक्रेटरी बच्चों एक सीनियर IAS ऑफिसर होता है जो सेक्रेटरीट में, सचिवालय में बैठता है। और इसका डिपार्टमेंट भी बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट के ये अधिकारी थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जो मंत्रालय है, वहाँ उस मंत्रालय में ये जॉइंट सेक्रेटरी, इनकी पोस्ट का नाम था। ये एक सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं और उन्होंने ये आदेश निकाला, ठीक है, मतलब उनका साइन था इसमें। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बियरली 1 पेज। ये एक छोटा सा ऑर्डर था, 1 पेज पे लिखा हुआ। इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। ये एक साधारण सा सर्कुलर या एक नोटिस जैसा था जो तुम अपने स्कूलों में अक्सर देखते हो। स्कूल में तुमने देखा होगा, नोटिस वगैरह आता है, उसमें कुछ ना कुछ नोटिस, कुछ सूचना, कुछ सर्कुलर लिखा रहता है ना, उसी तरह का ये भी एक ऑर्डर था। द गवर्नमेंट इशूज
hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. सरकार प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आदेश निकालती है। सैकड़ों आदेश हर सरकारी कार्यालय से प्रतिदिन निकलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्डर था जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और इस ऑर्डर की वजह से कई वर्षों तक विवाद, झगड़े, तनाव जैसी स्थिति बनी रही ये इस ऑर्डर से। तो आखिर ये ऑर्डर क्या था? लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। अब हम देखते हैं कि डिसीजन, कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लेती है, और जब डिसीजन लिया गया तो क्या हुआ, और ये ऑर्डर क्या था, ये ऑफिस ऑर्डर क्या था। देखो ये ऑफिस ऑर्डर, देखो इसकी चिट्ठी, देखो इसका प्रिंट, यहाँ पे फोटोग्राफ दिया हुआ, देखो सबसे ऊपर इसका डिस्पैच नंबर लिखा हुआ है ना, डिपार्टमेंट ऑफ, ये देखो डिस्पैच नंबर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, कोई भी ऑफिस ऑर्डर निकाला जाता है पहले जो कोई फॉर्मल लेटर होता है बच्चों, तो उसमें ऑफिस ऑर्डर भी एक फॉर्मल लेटर की तरह होता है, उसमें ये सब लिखा रहता है। सब्जेक्ट में देखो लिखा हुआ है क्या, 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज, मतलब 27% आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में, ठीक है। ये सब्जेक्ट था इसका, इस ऑर्डर का। अब देखो ये पूरा दिया हुआ है, पूरा ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से सरकार ने 27% रिजर्वेशन, आरक्षण जारी किया अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के जो लोग हैं उनके लिए 27% आरक्षण का आदेश जारी किया था। देखो यहाँ पर है ना, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग, ठीक है। अब आते हैं, देखो अब ये जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, इस आदेश ने एक बहुत बड़े नीतिगत निर्णय को जारी किया था। It said that 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. इस आदेश में ये लिखा हुआ था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, जातियों के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाता है। SEBC यानी SEBC का फुल फॉर्म क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। SEBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. SEBC में वो लोग आते हैं जिनको कि सरकार ने पिछड़ा घोषित किया था कि ये पिछड़े जाति से संबंधित लोग हैं। The benefit of job reservation was still then available only to scheduled caste and scheduled tribes. और इस आदेश से पहले, ये जो आदेश दिया गया 13 अगस्त 1990 को, इससे पहले आरक्षण का लाभ सिर्फ SC यानी शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ही मिलता था। OBC SEBC जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। Now a new third category called SEBC was introduced. अब एक नई कैटेगरी बन गई थी और वो थी SEBC. Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% job. और सिर्फ इस 27% जो आरक्षण का जो कोटा था, ये सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ा वर्ग के लोग थे, उन्हीं के लिए था और किसी के लिए नहीं। अदर्स कुड नॉट compete for these job. मतलब यदि सरकार के पास 100 नौकरियां हैं तो उसमें 27 नौकरियां सिर्फ उनके लिए सुरक्षित आरक्षित थीं, जिस पर और किसी वर्ग का दावा नहीं हो सकता था।
ये तो आदेश, अब इस आदेश से पहले की बातों को पढ़ते हैं कि ये जो आदेश दिया गया, इससे पहले आखिर सरकार ने ये डिसीजन आखिर लिया तो लिया कैसे, क्यों लिया, कब लिया, है ना, क्या हुआ ये, इसके पहले मतलब इस आदेश को निकलने से पहले की बातों को हम जानते और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, द डिसीजन मेकर्स यानी कौन थे। अब बच्चों, अब हम लोग इसमें आते हैं कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये किस चीज़ पे काम कर रहा है उसकी बात करते हैं कि ये जो डिसीजन मेकर हैं ये आखिर कौन थे, किन लोगों ने ये डिसीजन लिया। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, किसने ये निश्चय लिया कि ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जाए, ये आदेश जारी किया जाए। क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट। और ये बिल्कुल साफ बात थी कि इतना बड़ा निर्णय वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक आदमी, एक अधिकारी, एक सीनियर आईएएस अधिकारी इतना बड़ा निर्णय जो पूरे देश को हिला दे नहीं ले सकता था, है ना। उसके सिग्नेचर से ये निर्णय नहीं लिया गया था। तो द ऑफिसर वॉज मियरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। उस अधिकारी ने तो सिर्फ मंत्री के आदेशों और उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो किया था मंत्री, और उसको लागू किया था। मंत्री जी ने जो आदेश दिया था कि आप ऐसा करिए, एक ऐसा सर्कुलर, एक नोटिस जारी करिए, है ना, तो उन्होंने मतलब एक आदेश निकाला था, ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट, है ना। वो भाई जिस डिपार्टमेंट में वो आईएएस थे उसके जो हेड हैं, हेड तो मिनिस्टर होते हैं, तो मिनिस्टर ने बोला था कि भैया तुम एक ऐसा आदेश निकालो, तो उन्होंने निकाल दिया। वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन अवर कंट्री। और हम ये गैस कर सकते हैं, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया उसमें और भी देश के बड़ी बड़े जो संस्थाएं हैं वो भी इसमें रही होंगी शामिल। You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. तो तुम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट की कौन कौन सी बॉडी जो है किसी भी डिसीजन को लेने में इन्वॉल्व होती है। तो इसका हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, है ना। राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी राज्य का, देश का। स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब है राज्य, राज्य नहीं बल्कि देश। देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। और वो एक फॉर्मल अथॉरिटी होता है, कोई भी निर्णय उसी के नाम से लिए जाते हैं। भले ही वो नीतिगत फैसला उन्होंने न किया हो, राष्ट्रपति ने न किया हो, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से ही फैसले लिए जाते हैं। इन द नेम ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा जाता है हर डिसीजन पे। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर जो है सरकार के मुखिया होते हैं। एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर, और वास्तविक शक्तियाँ उन्हीं के हाथ में होती हैं। राष्ट्रपति तो एक साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग, और जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, मंत्रियों की जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं, सीनियर, वरिष्ठ, जो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र होते हैं प्रधानमंत्री के, सीनियर, वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। और कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री होते हैं वो फैसला लेते हैं, कोई निर्णय करते हैं। उसके बाद क्या होता है? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 चीज़ें मिलाकर पार्लियामेंट होती हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है बच्चों? अच्छी तरह मालूम है, प्राइम मिनिस्टर वही होता है जिसको लोकसभा के मेंबर्स का मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल हो। लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं उनमें अधिकतर जो मेजॉरिटी, यानी
मेजॉरिटी जिस व्यक्ति को कहती है कि नहीं ये हमारा प्रधानमंत्री होगा, वही प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। सो वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन द डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस। तो ये जो सब लोग हैं जिनका अभी हम लोगों ने नाम लिया, यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, द कैबिनेट, क्या ये सभी इस ऑफिस मेमोरेंडम को निकालने में, क्या ये सभी लोग शामिल थे? चलो हम पता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पता अब हम लोग कल करेंगे। ठीक है, समय बहुत हो गया है और हम लोग जो है इसको कल और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों